सो हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट एपिसोड 2। आप देख रहे हैं पावर पैक पॉडकास्ट। मेरा नाम है यश और आज है हमारे साथ मानव चंडेल। एंड मानव और मैं स्कूल में साथ में थे। जैसा कि अभी तक जो आपने पीछे के 2 पॉडकास्ट देखे उसमें भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स ही थे। मानव भी मेरा स्कूल फ्रेंड ही है एंड ही इज रिसेंटली इनटू मर्चेंट नेवी, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो हाय, वेलकम मानव टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। Yes. So Manav, can you just brief you about yourself? Like अभी आप exactly मर्चेंट नेवी में क्या कर रहे हैं और कितने टाइम से हैं मर्चेंट नेवी में? 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। मेरा 1 साल का कॉलेज था। मेरा कोर्स डीएनएस था, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। सो मैंने 1 साल का कॉलेज किया। उसके बाद मैं ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, मेरा 18 मंथ्स का सी टाइम कंप्लीट करना रहता है मुझे। Okay. तो उसके लिए मैं शिप पे गया था टू कंप्लीट इट। और 2 साल 2 वीक्स पहले मैंने अपना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट किया। एंड उसके बाद अभी मैं एग्जाम्स अपियर करूंगा एंड उसके बाद फिर से मर्चेंट नेवी लाइक फिर से शिप पे जाऊंगा टू इन अ सीनियर रैंक। That's great. एंड तो जैसा कि मर्चेंट नेवी के बारे में आपको मानव ने काफ़ी सारी डिटेल्स उन्होंने बता दी कि वो अभी किस प्रोफाइल पे वहाँ पर है। मानव, आई वांट टू आस्क कि अगर किसी को मर्चेंट नेवी में जाना हो, सो व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन, लाइक पर्टिकुलरली कोई बैकग्राउंड रहना चाहिए, लाइक माइट बी कॉमर्स या माइट बी साइंस या इस तरह का कुछ बैकग्राउंड रहना चाहिए इसके लिए? यस, अगर आपको इंजीनियर या ऑफिसर रैंक में जाना है तो उसके लिए आपको 11th एंड 12th पीसीएम चाहिए। ओके। और अगर आपको जीपी में जाना है जनरल पर्पस में तो यू डोंट आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए। राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक हम डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, हम डायरेक्टली वहाँ पर एनरोल करके वी कैन जस्ट गेट इनटू मर्चेंट नेवी? नहीं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता अच्छा, है, ओके। IMU CET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और उसके बाद फिर आप उसके उसमें आपको रैंक चाहिए और उसके बाद आप कॉलेज में एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, सो मानव, लेट्स कम टू द मेजर पार्ट दैट आर शिप्स। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी 18 मंथ का जो आपका ये पीरियड था जो आपने अभी कंप्लीट किया और अभी आप सेलिंग से वापस आए हैं, सो किस तरह की शिप्स होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पर्सनली नो कि मर्चेंट नेवी में कौन सी शिप्स में आपको, यानी कि जो वेसल्स होते हैं उसमें जाने का मौका मिलता है, एंड किस तरह का आपका स्केड्यूल रहता है, किस तरह की डेली आपके रूटीन्स रहते हैं। सो हम एक एक करके सारे टॉपिक पर आएंगे, बट या फर्स्ट आई वांट टू नो कि आप जो शिप्स में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं या वेसल्स में वर्क कर चुके हैं, तो वो पर्टिकुलरली क्या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ गुड्स और व्हाट टाइप ऑफ ऑयल और गैस? ओके, मैंने 2 टाइप के शिप्स में काम किया है। वन इज बल्क कैरियर एंड अदर इज कंटेनर शिप। बल्क कैरियर में जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कोल हो गया या फिर वीट, राइस, ऑल दीज थिंग्स बल्क कैरियर्स में ट्रांसपोर्ट होता है। राइट। और दूसरा होता है दूसरा मैंने जो किया है दैट इज कंटेनर शिप। उसमें द कंटेनर्स लाइक द मर्स्क एंड MSC कंटेनर्स जो आप रोड पे यस, देखते यस, हैं, यस। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। राइट। एंड ये भी हमने देखा है काफ़ी सारे ऐसे कुछ जो फेसबुक एंड यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं कि जो ये आपने बोला कि जो बल्क कंटेनर्स है जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं, कोल एंड व्हीट एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव पर्सनली सीन दैट। मैंने एक पर्सनली एक वीडियो देखा था कि उसमें अगर आपने कोल कैरी किया है तो वो शिप को एकदम नीट एंड क्लीन, उसका एक एक कोना पूरा क्लीन होता है। व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस? हाँ, आफ्टर जैसे हमने कोल लिया और उसको फिर हमने दूसरे पोर्ट पे डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद उस जो जहाँ पे कार्गो लोड किया जाता है उसकी थॉरो क्लीनिंग की जाती है, उसे वाटर से और केमिकल से साफ किया जाता है। उसके बाद ही दूसरा कार्गो लोड किया जाता है जिससे कि वो कंटेमिनेट ना हो। राइट। तो मतलब हर एक चीज़ का बहुत ही एक हम बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल चेक रहता है ऑन एवरीथिंग। और यस, एंड हम थॉरोली से क्लीन करते हैं ओके। बिकॉज जो सर्वेयर्स आते हैं वो उसे थॉरोली चेक करते हैं। अच्छा। बिकॉज द कार्गो जो हम कैरी करते हैं उसका वर्थ $1 बिलियन होता है। ओ। तो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट अवॉइड लाइक वी कैन नॉट बी लाइटली विथ इट, वी कैन नॉट डील लाइटली विथ इट। या ऑफ कोर्स। एंड ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ऑलमोस्ट 18 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट किया है। जस्ट वांट टू आस्क, आई एम क्यूरियस टू आस्क कि आपने कितनी कंट्रीज में एज ऑफ नाउ ट्रैवल किया है, लाइक बाय द मोड ऑफ मर्चेंट नेवी? ओके, मैंने 3 या 4 ही कंट्रीज आई कुड ट्रैवल इन, लाइक व्हेन आई वाज इन मर्चेंट नेवी मैं ओके। 3 या 4 ही कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ बिकॉज इन इन मर्चेंट नेवी पहला मैंने कनाडा ट्रैवल किया है। ओके। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, टर्की ट्रैवल किया है और इजिप्ट ट्रैवल किया है। ये 4 ही कंट्रीज मैंने ट्रैवल की। राइट। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू आस्क कि अगर एज एन मर्चेंट नेवी कई बार ऐसा होता है कि जब आप शिप को डॉक, आपका वेसल जो है वो डॉक कर चुके हो, यानी कि पोर्ट पर वो आ चुका है,
तो कई बार वो शिप वहाँ पर कई बार 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर या 10 दिन भी रुकता होगा फॉर डिस्चार्ज एंड जो भी उनका रहता है वो सारी चीज़ों के लिए। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका क्या टास्क रहता है, या आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो या आपको शिप में ही रहना पड़ता है? और जैसे ही शिप डॉक हो जाता है तो नॉर्मली पहले फॉर्मेलिटीज होती है बहुत सारी लीगल, वो कंप्लीट होती है। उसके बाद लोडिंग या डिस्चार्जिंग ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। जब शुरू हो जाने के बाद सबकी 4 4 घंटे या 6 6 आवर्स की शिफ्ट होती है। ओके। तो वो 4 घंटा आप डिलीजेंटली, जैसे 4 to 8 4 to 8, या फिर 8 to 12 8 to 12, या फिर 12 to 4 12 to 4, ऐसे 6 शिफ्ट रहती है। राइट। तो नॉर्मली उसमें 2 शिफ्ट आपकी रहती है। वो आप शिफ्ट में आपको वॉच करनी रहती है। उसमें आपको ये देखना रहता है कि सब ऑपरेशंस ठीक से चल रहा है कि नहीं, शिप पे कार्गो लोड हो रहा है कि नहीं ठीक से, कभी शिप को कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा। शिप को जो मूरिंग ऑपरेशन से जब लैंड पे कनेक्ट करते हैं हम, तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि जहाज बाहर तो नहीं आ रहा है। ओके। और ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और वो आपकी ड्यूटी, आप ऑफ ड्यूटी आवर्स में आप शोर लीव जा सकते हो जिस भी कंट्री में हो। अच्छा। और उसके लिए उधर का पास चाहिए जो आपको एजेंट देता है शिप अलोंग साइड होने के बाद। और बस यू हैव, और पासपोर्ट कॉपी के साथ आप जा सकते हो बाहर। ओके राइट। सो यहाँ पर जैसे कि हम नॉर्मली अगर बाई एयर ट्रैवल करते तो हमें जिस भी कंट्री में जाना है उसका वीज़ा या स्टैम्प चाहिए, राइट? और अगर आप या जैसे कि एज एन मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो आपको भी इस तरह से कुछ वीज़ा प्रोसेस करना रहता है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, या कुछ और इसके लिए सिनारियो रहता है? अगर शिप आप अगर किसी पोर्ट से शिप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जरूरत है उधर के वीजा के लिए। ओके। वो लाइक 6 days 10 days का वीजा मिलता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। काफी कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा भी देती है, तो वो भी राइट। अप्लाई होता है। और बाकी अगर शिप पोर्ट पे है किसी कंट्री के, तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। फ्रॉम अगर आपके पास पास, एजेंट जो पास देता है उसके थ्रू आप इमिग्रेशन क्लियर करके आप सिटी एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हो। राइट, दैट्स ग्रेट। एंड अभी आप जो 18 मंथ्स में आप जहाँ पर गए थे, सो हैव यू विजिटेड एनी सिटी, लाइक जो भी कंट्री में गए थे वहाँ पे कुछ विजिट किया था आपने? या आई गॉट अ चांस टू विजिट मुझे ब्रिटिश कोलंबिया विजिट करने का चांस मिला, वैंकूवर। एंड उसके बाद इन टर्की मैंने दिस ब्लू मॉस्क, आया सोफिया ये देखा। और इजिप्ट में मैंने पिरामिड्स देखे रिसेंटली। सो यू मस्ट से कि यार मर्चेंट नेवी में मतलब ऑफ कोर्स है कि वर्ल्ड ट्रैवल करना भी मिल रहा है साथ साथ में। या इन अ वे मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करने मिल रहा है बिकॉज ऑफ मर्चेंट नेवी। या दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स मैं अब जानना चाहूँगा मानव आपसे कि यार वी हैव सीन कि शिप्स ऐसा नहीं है कि कुछ 9 to 5 वाला जॉब है, इट इज़ लाइक 24 आवर्स वर्किंग वहाँ पे। मतलब शिप ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी रुक जाती है एंकर डाल के, बट वो कंटिन्यू सेल करती ही रहती है। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइमिंग्स, बिकॉज आप एवरी टाइम कंट्री टू कंट्री डिफरेंट टाइम जोन में ट्रैवल कर रहे हो। सो हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, फटीग, और आई मस्ट से कि आपका जो स्लीप एंड एवरीथिंग? नॉर्मली स्लीप एंड रेस्ट आवर्स का जो है वो कंपनी जो है उसका काफी ध्यान रखती है। बिकॉज अगर हमें फटीग होता है तो दैट माइट लीड टू एन एक्सीडेंट। ऑफ कोर्स। उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो कंपनी हमारे रेस्ट आवर्स का बहुत ध्यान रखती है कि हमें प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है कि नहीं। उसके लिए कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं। अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप शिप को एंकर डाल के रुका जाता है ताकि सब क्रू प्रॉपर रेस्ट कर सके। उसके बाद ही शिप पे एट सी प्रोसीड करते हैं हम। राइट। और बाकी टू कीप लाइक कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप, इट इज एडवाइजेबल कि आप कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप करो ताकि आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सको ऑन बोर्ड। ऑफ कोर्स। एंड आई वांट टू टेल यू एवरीवन कि मानव एक स्पोर्ट्समैन है। एंड वो जब स्कूल डेज में था तो उन्होंने स्कूल के लिए बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे एक नेशनल लेवल तक ही यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। एंड आई गेस रोप स्कीपिंग में भी थे मानव, राइट? यस यस। यस। सो मानव बहुत पहले से ही वॉज लाइक अ स्पोर्ट्समैन, और इसीलिए वो आई गेस अभी मर्चेंट नेवी में, बिकॉज यार मर्चेंट नेवी में जाने के लिए भी उतना स्ट्रेंथ, उतना सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए। बिकॉज एवरी टाइम यू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज, वहाँ के वेदर अलग होते हैं, सीजन अलग होते हैं। और एक सी सिकनेस, आई जस्ट वांट टू आस्क कि सी सिकनेस का क्या सिनारियो रहता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फॉर दिस मैनी मंथ्स और कंटिन्यू बेसिस पे? ओके, सी सिकनेस होती क्या है कि जब जो शिप होता है वो हिलता है नॉर्मली बिकॉज ऑफ वेव्स। जो है वो शिप हिलता है, तो वो शिप हिलने की वजह से किसी किसी को लोगों को नॉर्शिया फील होता है, तो दैट इज सी सिकनेस। ओके। तो उसके लिए एंटी सी सिकनेस टैबलेट्स आती है इनिशियली, तो आप वो ले सकते हो और कुछ टाइम बाद आदत हो जाती है। सो यू डोंट, आपको फील भी नहीं होता सी सिकनेस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो मतलब जब ये शिप वगैरह हिलती है, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आपका वो पहला फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ था?
व्हेन यू एक्चुअली एंटर्ड ये वाले हम बोलते जो पैसेज में, एंड आपको लाइक कैसा फील हो रहा था यार मैं कहाँ आ गया, या ये सब क्या चल रहा है, लाइक कुछ व्हाट वाज योर मूवमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आपके फर्स्ट फ्यू डेज या फर्स्ट फ्यू वीक्स थे? फर्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स में डिफिकल्ट होता है कोप अप करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। आपके साथ जितने लोग होते हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आप अकेले इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो सबसे बट वही है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है आप नई नई चीजें सीखते हैं, सब ऑपरेशन समझ आते हैं आपको, तो आप फेमिलियर होते जाते हो, तो आप कंफर्टेबल होते जाते हो। और बाकी हाँ, टाइम लगता है सेटल होने में, बिकॉज देर आर राइट। लिटरली अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सीखनी पड़ती है इनिशियली। एंड ऑफ कोर्स मतलब अगर हम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं जो मतलब बोला जाता है ना कि यार ये एक एक चीज जो हमारे घर में उसमें से 90% चीजें वो इम्पोर्ट होके आई है, बाई शिप ही आई है। इट इज बीन सेड या लाइक ऐसा कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स आई कैन से कि यार इतने सारे कंटेनर्स एंड एवरीथिंग माइट बी नेचुरल रिसोर्स या जो भी चीज़ें वो आप 1 to डिफरेंट कंट्री कैरी करते हैं। एंड काफ़ी सारा स्ट्रेस भी रहता होगा व्हेन यू आर ऑन टू लाइक ब्रिज, जिसे हम ब्रिज कहते हैं, जिसपे आप मोस्टली वर्क करते हैं। या सो व्हाट इज द सिनेरियो एट ब्रिज, लाइक कैप्टन हमेशा ब्रिज पर रहते हैं या फर्स्ट ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर को हैंड ओवर करके जाते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अराइवल या डिपार्चर होता है, यानी किसी पोर्ट से निकल रहे हैं या किसी पोर्ट पे जा रहे हैं, तब कैप्टन का रहना जरूरी होता है। ओके। उसके बाद जैसे वो एरिया से हम निकल जाते हैं, उसके बाद जो ड्यूटी ऑफिसर होता है उसको कैप्टन हैंड ओवर कर देते हैं उसका वॉच, और उसके बाद देन इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और या फिर आपको कुछ भी कभी भी डाउट है, राइट। तो आप मास्टर को, कैप्टन को बुला सकते हैं एंड एक्सप्लेन हिम कि हाँ ये सर है, ऐसा ऐसा हुआ है, राइट। एंड देन ही विल लीड ऑन फ्रॉम देयर। ओके। सो मोस्टली मतलब जो शिप पर लैंग्वेज यूज होती है दैट इज इंग्लिश ओनली, इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज होती है मोस्टली? यस, इट इज एडवाइसेबल होता है कि आप इंग्लिश यूज करें, बट अगर सारे क्रू को एक लैंग्वेज समझ में आ सकते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। That's मेन great. की मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, राइट। बेस्ट लैंग्वेजेस। यस, बिकॉज ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए इन द पास्ट जहाँ पर कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से एयर एक्सीडेंट्स हुए, यानी कि जो प्लेन्स के एक्सीडेंट है वो भी हुए थे। बिकॉज वन ऑफ द, मुझे एग्जैक्टली वो टर्म पता नहीं है वो कौन सी फ्लाइट का था, बट एक रशियन पायलट था जिसकी वजह से उसको वो ATC से कनेक्ट नहीं कर पाया। वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ 14,000 फीट का डिस्टेंस ऊपर लेना था, उन्होंने नीचे ले लिया था। यू माइट बी रिमेंबर कि ये वाला जो इंसिडेंट है वो। सो ऑफ कोर्स लाइक अगर हम शिप में ट्रैवल कर रहे हैं देन इंग्लिश इज दी बेस, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो उतना तो आना ही चाहिए कि हम बात कर सके किसी से। यस, यस, एक्चुअली बहुत सारे लाइक देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज होती है, तो यस, उसमें लाइक इट्स डिफिकल्ट होता है उनसे कनेक्ट कर पाना, हम लाइक समझाना उन्हें, तो दैट इज व्हाई इंग्लिश प्रेफर किया जाता है। राइट। सो आई जस्ट वांट टू आस्क मानव, जैसे कि हम नॉर्मली रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वी हैव एन लाइसेंस जो हमें Okay. RTO प्रोवाइड करता है, यानी कि रोड पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो रहती है, लाइक आई गेस अथॉरिटी या ऐसा ही कुछ है उसका फुल फॉर्म। तो फॉर शिप्स देयर इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइसेंस जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो, या फिर कोई पर्टिकुलरली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कुछ ऐसा कुछ मिलता है आपको लाइसेंस या IMS से कुछ एग्रीमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? यस, हमें सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलता है। ओके। लाइक आफ्टर दिस, अभी जैसे मैं अभी सेकंड मिट्स का एग्जाम अपेयर करूंगा, तो उसके लिए सेकंड मिट COC बोला जाता है, सेकंड मिट सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट मिला जाता है। इट्स अ बुक जिसमें आपको, दैट इज व्हाट अ लाइसेंस मींस इन दिस फील्ड। राइट। एंड व्हाट अबाउट पनामा कैनाल, जिसे हम बोलते हैं कि यार वो वर्ल्ड के बहुत जो लॉन्गेस्ट रूट है उसको शॉर्ट कर देता है। सो हैव यू बीन टू पनामा? नो, मैं नहीं गया हूँ नॉट पनामा येट। कैनाल। एंड लाइक ये सोचा है मतलब आपको कभी ये था यार मेरे को जाना है एक बार पनामा, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू विजिट, बिकॉज बहुत उसका बहुत वो चला है, राइट? अभी बीच में एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें आई गेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था, जस्ट एक पनामा में वो शिप जो फंस गया था उसकी वजह से। या वो स्विस कैनाल में सॉरी, वो फंसा स्विस था। कैनाल था। ओके, दैट या वाज स्विस स्विस कैनाल। कैनाल, सो पनामा स्विस कैनाल कैनाल। इज डिफरेंट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। Yeah, ओके। Panama Canal is in South America, like it's near South America continent, and this Suez Canal is near Egypt. Okay, pardon, I was not knowing this, but yeah, of course ये canals कुछ famous canals हैं, पनामा canals। Have you been to drag passage? जो drag passage जिसे हम कहते हैं कि बहुत dangerous होता है, और वहाँ की जो जो लहरें होती है वो बहुत हाइटेड लहर्स वहाँ पर होती है। drag passage, I mean। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया हूँ ड्रैग पैसेज, बट बहुत रफ वेदर जब एक्सपीरियंस होता है सी में, तो हाई वेव्स से एक्सपीरियंस किया है मैंने। राइट। एंड कैसा लगता है जब ऐसा, मतलब आपकी शिप इट्स
नॉट कंट्रोलेबल, मतलब इस तरह के वेदर्स में व्हाट डू यू फील कि यार हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस यार, मतलब कैसा एक लगता होगा कि समुद्र के बीच में है, यहाँ पर अगर कुछ हो गया तो नो बडी विल बी हियर टू सेव अस, आजू बाजू में कुछ नहीं है, सिर्फ पानी पानी, और रात हो तो और भी ज्यादा वो लगता है कि यार हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, लाइक हाउ डू मैनेज योर स्ट्रेस स्पेशली ऑन शिप? ओके, नॉर्मली हम ऐसे पहले अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस कि ऐसा सिचुएशन आए ही ना कि हम ऐसे कहीं जगह फंस जाए जहाँ पे वेदर इतना रफ हो। ओके। बट अगर ऐसा हो जाता है और अगर तो कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं। अगर ऐसा लगता है कि शिप डूबने वाला है तो हमारे पास लाइफ बोट होती है, हम उसमें बैठ के सेफली जो शिप है वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। राइट। सो लाइक जो आपकी ड्रिल्स होती है, आई वांट टू नो अबाउट योर ड्रिल्स कि किस तरह की आपकी ड्रिल्स होती है, बिकॉज हमने काफ़ी सारी मूवीज में देखी, अभी रिसेंटली एक मूवी, नॉट मूवी एक्चुअली वेब सीरीज थी लुटेरे, सो वी हैव सीन कि वो अलग अलग ओके। तरह की कुछ ड्रिल्स करते हैं टू जो पायरेट्स होते हैं उनसे बचने के लिए, और वो सारी चीज़ें एक हम बोल सकते हैं कि एक वो ध्यान रखने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। सो इस तरह की कौन सी ड्रिल्स होती है ऑन व्हेन यू आर ऑन बोर्ड? ओके, नॉर्मली ड्रिल्स इसलिए होती है ताकि हम जब एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम पैनिक ना करें और हमसे गलती ना हो। ओके। तो इसलिए हम ड्रिल्स करते हैं। तो उसका स्केड्यूल रहता है शिप पे कि कौन सी ड्रिल कितने कितने इंटरवल्स पे होती है। नॉर्मली अबैंडन शिप एक ड्रिल होती है, फायर ड्रिल होती है, और सोपेप ड्रिल होती है। मतलब कैन यू एंड जस्ट ब्रीफ इट आउट, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो व्हाट इज अबैंडेड ड्रिल एंड ओके, एवरीथिंग? अबैंडन शिप ड्रिल जो होती है वो जब शिप इवैक्यूएट करना पड़ जाए तो उसके लिए सबकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हम वो प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा फिर रेस्क्यू रेस्क्यू व्हाट वी से ओके, फायर। दूसरी फायर ड्रिल होती है। ओके। फायर ड्रिल होती है। फायर ड्रिल यानी किसी अगर जगह पे आग लग जहाँ जाए। शिप पे आग लग जाए तो सबकी क्या क्या ड्यूटीज होती है, हम वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद रेस्क्यू फ्रॉम इनक्लोज स्पेस होती है, मतलब जहाज पे ऐसी जगह जहाँ पे कैसे कंपार्ट ऐसी बहुत सारी जहाज पे जगह होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी मैन पर्सनल गया हो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके। तो उससे कैसे रेस्क्यू करना है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट। तो ऐसे सारी ड्रिल्स की प्रैक्टिस, सिक्योरिटी ड्रिल्स होती है इन केस शिप पायरेसी जोन से जा रहा हो या शिप पे पायरेट्स हो जाए तो हमारे क्या एक्शंस हैं, हम वो सब प्रैक्टिस करते सो लाइक हैव यू बीन लाइक कभी देखा है ऐसा कुछ अभी तक की जर्नी में पायरेट्स का? नहीं, ऐसा मैंने देखा नहीं है, बट मैंने गल्फ ऑफ एडन ट्रांजिट किया है और उसमें हम सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं और हम सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स आई मस्ट से कि वो सोमालिया जिसे हम कहते हैं दैट इज दी वन ऑफ द पायरेट एरियाज, या और ये सीरीज जो थी लुटेरे उसमें भी यही पूरा दे हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे वो लोग शिप को हाईजैक कर लेते हैं एंड हाउ दे ट्रीट एंड ऑल दीज थिंग्स। बट आई गेस पहले के मुकाबले अभी ये पायरेट्स वाला लाइक बहुत कम हो चुका है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा होता था जब कुछ साल पहले की बात करें एज पर स्टडीज। यस, अभी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है, कंप्लीटली डिसमिस नहीं हुआ है बट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। बिकॉज कंपनी भी बहुत प्रिकॉशंस लेती है हमारे वेलफेयर के लिए। कंपनी शिप पे आर्म्ड गार्ड्स भेजती है, ओके। हम बार्ब वायर रिग करते हैं शिप के अराउंड, और सारी प्रिपरेशंस करते हैं। जब भी कोई ये हाई HRA बोलते हैं इसको, हाई रिस्क एरिया, जब भी हम ट्रांजिट करते हैं तो हम सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करते हैं। ऑल्सो UKMTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसे हम अगर कुछ भी डिस्ट्रेस होता है जहाज पे, एज इन कुछ भी इमरजेंसी ड्यू टू पायरेसी होती है तो हम उसे कांटेक्ट करते हैं, तो दे हेल्प अस गेट आउट ऑफ इट। दैट्स अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स मतलब ये पायरेट्स वाला तो एंगल बहुत ही मतलब एक था कि एक्चुअली आई वांट टू नो, बिकॉज यार इतने टाइम से हमने सिर्फ रील्स में देखा है, यानी कि मूवीज में देखा है कि ऐसी सारी चीजें होती है, ओके। बट द मैन एक्चुअली जो वहाँ पर वर्क कर रहा है वांटेड टू आस्क यू कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट वाज रियली सो स्वीट ऑफ यू। आपने पूरा अच्छे से समझाया कि किस तरह की ड्रिल्स होती है एंड एवरीथिंग। आई वांट टू आस्क यार मर्चेंट नेवी में रहने के पर्क्स या बेनिफिट्स क्या है, या ज्वाइन करने के पर्क्स या मर्चेंट बेनिफिट्स नेवी क्या है? ओके, मर्चेंट नेवी में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करने मिलती है। राइट। दूसरा पर्क ये है कि इनकम जो है आपकी हाई होती है। एंड ऑल्सो कि ये जो भी इनकम हमें मर्चेंट नेवी से मिलती है इट इज टैक्स फ्री। लाइक हम NRI, हमें NRI बोला जाता है बिकॉज हम 180 डेज कंट्री से बाहर रहते हैं, तो वी राइट। आर NRI, तो वी NRIs। डोंट हैव टू पे टैक्स, हमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। ओके।
और जो भी जहाज जहाज पे जो भी लाइफस्टाइल होती है वो काफी अच्छी लाइफस्टाइल होती है। हम्म। एंड हमें अकोमोडेशन या फिर फूड के लिए पे नहीं करना पड़ता जब तक हम जहाज पे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जो बेसिक एक्सपेंसेस है, डेट वाज पेड, मतलब वो कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी वही पे करती है, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। यस, जॉइनिंग से लेके साइन ऑफ तक जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी बेयर करती राइट, है। एंड वी हैव सीन कि जब भी कोई पर्टिकुलर शिप पर अगर कुछ फूड आइटम्स या मटेरियल्स पहुंचाया जाता है, सो उसको भी एक प्रॉपर चेक से वो लोग लेकर जाते हैं, एंड व्हेन दे आर ऑनबोर्डिंग दोस थिंग्स ऑन दी शिप, वो वापस से उसका एक क्वालिटी टेस्ट भी करते हैं। सो व्हाई दिस इज नेसेसरी? क्वालिटी टेस्ट फूड का इसलिए किया जाता है बिकॉज टू इंश्योर कि सब जो भी फूड हम रिसीव कर रहे हैं वो अच्छे कंडीशन में है, ओके। कंटामिनेटेड ना हो। बिकॉज शिप पे इफ एनीथिंग अगर कुछ भी हो जाता है वाइल जब हम बीच समुंदर में हो तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ओके। तो इसलिए उस चीज का काफी ध्यान रखा जाता है कि हम जो भी खा रहे हैं, जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अच्छी कंडीशन में और लाइक इट्स इन अ प्रॉपर वे। राइट, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मस्ट से कि जो कैप्टन्स होते हैं दे कैन, मतलब वो कोई भी शिप को गाइड कर सकते हैं, यानी कि वो कोई भी शिप को चला सकते हैं, या जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई ऑयल ऑयल कंटेनर है तो उसका जो कैप्टन है या जो उनके कैप्टन है वो अलग होते हैं, और या आई मस्ट से जो कमर्शियल शिप्स आती है यानी कि जिसे हम क्रूज लाइनर्स बोलते हैं, कमर्शियल क्रूज, तो उसके लिए अलग कैप्टन्स होते हैं, अलग कुछ पर्टिकुलरली उसके लिए कुछ रहता है, या एवरीथिंग इज सेम? नहीं, नॉर्मली जो अलग अलग कैप्टन हैं उनका अलग अलग शिप्स के साथ फेमिलियरेशन होता है। ओके। नॉर्मली जब आप सेल करते हो तो आप चीफ सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और मास्टर, ये जो उतने भी रैंक्स में आप सेल करते हो, नॉर्मली एक ही टाइप की शिप में कंपनी सेल करवाती है। ओके। इट इज बिकॉज जो भी शिप्स है सबके ऑपरेशंस अलग होते हैं। हम्म। ऑपरेशंस अलग होते हैं, जिस तरीके से कार्गो लोड किया जाता है वो अलग होता है, जिस तरीके से कार्गो डिस्चार्ज किया जाता है वो अलग है। तो आपको इमरजेंसी में जस्ट टू हैव अ लाइक अ वेरी गुड आइडिया ऑफ क्या हो रहा है जहाज पे, उसके लिए कंपनी नॉर्मली एक जिनका एक शिप में स्पेशलाइजेशन होता है उसको दूसरे शिप पे नहीं भेजती है। गॉट दैट। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ अगर कोई ऐसा पर्सन है, एक्स वाई जेड पर्सन है, जो अभी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में वर्क कर रहा है, जैसा कि आपने बताया कि वो मर्चेंट नेवी में है, बट एज अ आई मस्ट से कि चलो वो हैवी लोड्स लेकर जा रहा है, यानी कि जो आप बोलते हैं बल्क कंटेनर्स लेकर जा रहा है उस तरह की शिप्स में, बट व्हाट इफ ही वांट टू शिफ्ट टू क्रूज लाइनर्स? सो उसको कोई स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा वापस से टू गेट इनटू क्रूज लाइनर्स? नहीं, एक बार आपके पास लाइसेंस आ गया तो आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि अगर आपको दूसरी टाइप की शिप पे जाना है तो कंपनी आपको एक रैंक डिमोट करेगी और फिर उस शिप में एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करवाएगी जस्ट टू कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। राइट। बिकॉज मास्टर के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और चीफ ऑफिसर के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दोज आर वेरी डिफरेंट। सो मास्टर दैट तो मीन्स जो मेन जस्ट कैप्टन है उसकी बात कर रहे हैं आप? या ओके, मास्टर उसे मास्टर बोलते मास्टर हैं। इज ऑल्सो नोन एज मेन कैप्टन या। ओके, आई गॉट दैट। सो ये वाली चीज़ रहती है कि अगर कोई दूसरी शिप में जाना है तो वो डिमोट कर देते हैं एक रैंक, देन दे ट्रांसफर टू दी अनदर कैटेगरी। सो फर्स्ट दे विल ट्राई कि वो वाली कैटेगरी में वो सुटेबल है या नहीं, या फिर आई मस्ट से इट्स काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन फॉर हर और हिम, आई मस्ट से, राइट? ओके। या सो लाइक और क्या क्या रहता है इस चीज में? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक वी हैव सीन लॉट मेनी पीपल जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं कि वो वहाँ पर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, वहाँ पर फुटबॉल भी खेल रहे हैं ऑन शिप। तो ये वाला क्या सिनारियो रहता है, लाइक हाउ एग्जैक्टली यू गेट टाइम टू प्ले दिस, या आपका कुछ स्पेसिफिक रहता है इसमें? नॉर्मली जब शिप लंबा सेलिंग मिलता है शिप को, जब लाइक शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग मिलता है तब तो ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हमें रेस्ट करने का भी लाइक इतना ही टाइम मिलता है कि हम रेस्ट कर सके। ओके। बट शिप को जब लंबा सेलिंग मिलता है 1 मंथ का, तो नॉर्मली जैसे वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे, तो हमारे ऑफ रहता है ड्यूटी। तो तब हम उस तरीके से अरेंजमेंट बना के वॉलीबॉल या क्रिकेट या फिर खेल सकते हैं, इवन बास्केटबॉल खेल सकते हैं। राइट, बट हाउ इट फील्स कि यार जो ग्राउंड स्पोर्ट है, यानी कि जो ग्राउंड पर खेला जाता है, तब तो पता है कि वी हैव दिस पर्टिकुलर ये वाली, और आप एक ऐसी जगह पर खेल रहे हो जहाँ पर आजू बाजू में पूरा ही पानी है। सो कैसा फीलिंग होता है यार वो, मतलब कि यार एक पानी के बीच में और प्लेइंग योर फेवरेट स्पोर्ट? हाँ, इट्स अ वेरी, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। बट लाइक गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि हम वो लाइक मिस कर देते हैं, रियलाइज भी नहीं होता कि हम पानी के बीच में खेल रहे हैं। राइट,
एंड व्हाट अबाउट लाइक इंटरनेट एंड कॉलिंग फ्रॉम शिप? लाइक मोस्टली तो क्या होता है कि आप अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑफकोर्स है कि आपको जो हम नॉर्मली सेल फोन्स यूज़ करते हैं उसमें नेटवर्क्स नहीं होते हैं. सो हाउ डू यू मैनेज कॉलिंग्स या इंटरनेट कैसे यूज़ करते हो? लाइक हाउ दिस इज बीन प्रोवाइडेड बाय शिप, और आपको या परचेज करना पड़ता है कुछ अलग से? नॉर्मली जो शिप होता है उस पे सैटेलाइट इंटरनेट आता है, ओके. लाइक जो हमें लाइक वाईफाई राउटर्स होते हैं, उससे हम वी कैन कनेक्ट टू दैट वाईफाई ओके. राउटर, एंड उसके बाद हमें वी कैन टॉक टू आवर फैमिली ऑन व्हाट्सएप, लाइक जो भी सोशल नेटवर्किंग एप्स है उस पे. ओके. बट उसमें ऐसा रहता है कि हमें पर मंथ यूजेज लिमिट जो होती है दैट इज क्वाइट लो, नॉर्मली 1 GB या 2 GB तक ही रहता है. ये तो पहले वाला सिनेरियो हो गया जो हमें नॉर्मली मिलता था. आई मस्ट से या जियो के आने से पहले तो ये ऐसा ही था ना कि हम लोग 1 महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं एंड वी आर जस्ट हैविंग एट पर्टिकुलर 1 GB या 1.5 GB का प्लान रहता था. अब तो पर डे हो गया, बट लाइक हाउ टू सर्वाइव यार, 1 GB से पूरा महीना निकालना, इट्स क्वाइट टफ, आई मस्ट से. हाँ, इवन जब मैंने पहले ज्वाइन किया तो इवन आई वाज वंडरिंग कि कैसे 1 GB में महीना राइट, ऑफ निकलेगा. कोर्स. बट लाइक यू कैन मेक व्हाट्सएप कॉल्स एवरी डे, लाइक यू कैन टॉक टू योर फैमिली 30 minutes अ डे, एंड दैट इज मोर देन इनफ. मतलब ऑफ वो कोर्स. उतना ही रिक्वायरमेंट है कि आप घर पे 30 minutes बात कर सको इन अ डे. और एडिशनली अगर आपको चाहिए तो वो जो इंटरनेट होता है वो एक्सपेंसिव होता है. ओके. तो लेट्स से $10 फॉर 500 MB उतना आप पे करते हो अगर आपको एडिशनल इंटरनेट चाहिए तो. राइट. सो आई मस्ट से कि यार मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी फॉलो करने पड़ते होंगे कहीं ना कहीं पर. एंड वी हैव सीन कि कुछ पर्टिकुलर जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स में एंटर हो रहे हो फ्रॉम सी, तो कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स आते हैं शिप को एंटर होने से पहले, दे कम टू चेक दी शिप या वेसल. सो ये वाला क्या सिनारियो रहता है? बिकॉज कुछ वीडियोस हमने देखे थे ऑन इंटरनेट गेटिंग वायरल की कुछ रशियंस ऑफिसर्स थे, दे आर गेटिंग ऑन बोर्ड एंड दे आर जस्ट चेकिंग द शिप, फिर वो अप्रूव करते हैं, देन एंड देन ओनली यू आर अलाउड इट कि आप वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में एंटर कर सकते हो. ओके, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऐसा एंकरेज पे ही होता है कि शिप पे कोई आए एक्सटर्नल ऑफिसर, और वो आके नॉर्मली ये देखता है कि शिप पे जो भी जितना क्रू है वो सब हेल्दी कंडीशन में है या नहीं, और शिप पे कुछ अनयूजुअल है या नहीं. राइट. जिन जो भी चीजें है शिप पे वो नॉर्मल है, बस वही इंश्योर करता है. ओके. राइट. एंड एक एक क्रू का लाइक एवरीथिंग, लाइक आप जाते हो उसके पहले कुछ मेडिकल या ऐसा कुछ होता है व्हेन यू गेट ऑन बोर्ड? यस, देयर आर स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं. आपका हियरिंग टेस्ट होता है, आपका विजिबिलिटी टेस्ट होता है, A to Z आपका पूरा बॉडी में जो भी जितने रिपोर्ट्स है सारे मेडिकल टेस्ट होता है. उसके बाद ही आपको क्लियरेंस मिलता है और उसके बाद ही आप शिप ज्वाइन कर सकते हो. राइट. एंड व्हाट अबाउट फूड? लाइक आपका कितना मील्स रहता है इन अ डे ऑन एन एवरेज नॉर्मली? नॉर्मली 3 meals रहता है जो ओके. शिप पे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. एंड वी हैव सीन लाइक बहुत सारे ऐसे फनी वीडियोस भी देखे जिसमें वो खाना खा रहे हैं एंड दे आर होल्डिंग द टेबल एक साइड से, एक साइड से उन्होंने जब रफ सी रहता है तब की बात कर रहा हूँ मैं. या तो कैसा लाइक हाउ या डू यू नॉर्मली मैनेज जब सो भी रहे हो तो भी यार डिस्टर्ब नहीं होता ऐसा कि यार इतना रफ सी है, तो हाउ टू कंप्लीट योर स्लीप एट दैट पर्टिकुलर टाइम? नॉर्मली हम इतना थक जाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे कि नींद आ जाती है. राइट. एंड शिप रोल होता है तो भी वी गेट यूज्ड टू इट, मतलब थोड़े टाइम में आदत हो जाती है उस चीज की, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, तो दैट इज नॉट एन इशू. सो हैव यू बीन टू इंजन रूम एनी डे? हाँ, या एंड मैं गया हूँ इंजन रूम वी में. हैव हर्ड दैट कि वो बहुत बहुत लाउड होता है, दैट यू नीड टू आपको कुछ यूज करना पड़ता है हेडसेट्स टाइप टू जस्ट आपके ईयर्स को सेव करने के लिए. सो व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो एंड व्हाट इज द एक्चुअल टेम्परेचर इन इंजन रूम जो रहता है? इंजन रूम में नॉर्मली बहुत आवाज रहता है बिकॉज बहुत सारी मशीनरीज होती है. मेन इंजन होता है, ऑक्सिलरी इंजन होता है, जनरेटर्स होते हैं, फ्रेश वाटर जनरेटर होता है, बहुत सारी मशीनरीज होती है वो साथ में रन करती है, तो बहुत सारा आवाज होता है. तो उसके लिए हम ईयरमॉक्स यूज करते हैं जस्ट टू डैम्पन द वॉइस. राइट. और बाकी इंजन रूम का टेम्परेचर भी हाई होता है बिकॉज सेम रीजंस, ऑफ बहुत सारी कोर्स. मशीनरीज जो होती है वो हीट जनरेट करती है. नॉर्मली इंजन रूम का टेम्परेचर हाई ही होता है. एंड जो इंजन रूम में जो ऑफिसर्स होते हैं लाइक उनको क्या टैग नेम से हम बुलाते हैं? जैसे कि शिप में अगर ब्रिज में तो वी कॉल देम फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कैप्टन एंड ट्रेनी, हम इस तरह से उनको बुलाते हैं. सो व्हाट अबाउट इंजन रूम में जो ऑफिसर्स या हेड्स रहते हैं उनको किस तरह से बुलाते हैं?
बाय व्हाट इंजीनियर में मीन्स? जो हेड्स होते हैं उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट रैंक होता है दैट इज चीफ इंजीनियर। ओके। उसके नीचे नॉर्मली फर्स्ट इंजीनियर रहता है, या फिर कुछ कंपनीज डायरेक्टली सेकंड इंजीनियर रखती है, हम्म। एंड देन थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर एंड फिफ्थ इंजीनियर। ओके। सो बेसिकली जब भी लाइक कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मूवी देखते हैं तो लाइक डायरेक्टली जो कैप्टन है, सबको अभी तक ऐसा ही लगता था, मेरे को भी पर्सनली जब मैं कुछ मूवीज देखता था, छोटे थे तब की बात कर रहा हूँ, कि जब कैप्टन को देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार यहाँ से ही शिप चालू होता है, यहाँ से ही बंद होता है, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो, राइट? यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद द इंजन रूम ऑल्सो टू स्टार्ट एंड टू एक्सेलेट, एंड आपको अगर आपको स्टॉप करना है, एंकर डालना है, फॉर एवरीथिंग यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद इंजन रूम। सो हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स? हाँ, नॉर्मली अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, नॉर्मली चीफ इंजीनियर होता है वो इंजन का हेड होता है, एंड जो कैप्टन होता है वो नेविगेशन का हेड होता है नॉर्मली यस। ऑन एवरी शिप। तो ये लाइक नॉर्मली दीज जो भी दो चीज रैंक्स है, ये कोऑर्डिनेट करके ही कुछ भी काम करता है, क्योंकि जहाज के लिए इंजन भी बहुत जरूरी होता है, नेविगेशन भी बहुत नेविगेशन भी जरूरी होता होती है। है। तो हम कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेते जिससे इंजन डैमेज हो जाए या फिर लाइक इंजन डैमेज हो जाए। तो इसलिए जो भी होती है बातें, जब भी इंजन रोकना हो या फिर स्पीड बढ़ानी हो या फिर स्पीड कम करनी हो या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी स्टॉप भी करना हो, तो मास्टर और चीफ इंजन दोनों कोऑर्डिनेट करके ही काम करते राइट। एंड अमेजिंग यार, और ऑफ कोर्स मुझे वही समझ नहीं आता कि यार इतनी आवाज़ में दे आर वर्किंग, लाइक कितने आवर्स वो कंटिन्यू वर्क करते हैं। सो वो ट्रेनिंग्स भी बहुत हेक्टिक होती होगी उनके लिए भी, एंड टू जस्ट गो थ्रू दैट हीट जो वहाँ पर रहता है, गो टू दैट साउंड जो इतना लाउड साउंड रहता है। सो ऑफ कोर्स दैट माइट बी टफ फॉर देम टू और एक ऑफ कोर्स है कि आप एकदम बॉटम पे हो, यानी कि जो शिप का है वो एकदम बॉटम पे यू आर वर्किंग, और वहाँ पर कोई विंडोज कुछ भी नहीं होता दैट यू कैन इवन लुक आउट, राइट? सो लाइक इट वाज बहुत बहुत चीज़ें मुझे भी आज पता चली कि यार किस तरह से एक्चुअली द शिप वर्क्स। शिप्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा वी हैव सीन बहुत सारे वीडियोस में, आई पर्सनली रेड द आर्टिकल जिसमें था कि बहुत सारी शिप कंपनीज अपने आप को कोई पर्टिकुलर आइलैंड पे या कोई पर्टिकुलर कंट्री में ही रजिस्टर्ड करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाई एक्चुअली शिप कंट्री लाइक जो शिप की कंपनीज है वो क्यों ऐसा करती है? हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे लाइक इवन इन आवर कंट्री ऐसा होता है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसमें यू हैव टू पे, आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो कम पे करना पड़ता है। ओके। तो इवन यहाँ पे भी ऐसी प्रैक्टिस है कि लोग यूनियन टेरिटरीज से कार बाई करना पसंद करते हैं फॉर द सेम रीजंस कि जो टैक्स एग्जम्पशंस है उनका बेनिफिट लेने के है। तो राइट। नॉर्मली शिपिंग इंडस्ट्री में भी यही है कि जो कंट्रीज है वहाँ के जो नॉर्म्स है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस चीज को फेवर करते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस को। तो सिंस ये बिजनेस है और इसमें जितना लाइक मनी सेव कर सको उतना लाइक शिप ओनर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं सेव करना, इसलिए ऐसी ऐसी जगह जैसे मार्शल आइलैंड्स है या फिर पनामा है, तो पनामा, यहाँ से यस। शिप ओनर्स नॉर्मली उधर का शिप रजिस्टर होता है। राइट। एंड वी हैव ऑल्सो सीन दिस कि जब कोई भी शिप इस तरह से रजिस्टर्ड होता है एंड अगर वो कुछ पर्टिकुलरली फॉल्ट में आता है तो वी हैव सीन, मतलब मैंने कोई मूवी में देखा था, वो उन्होंने क्या किया था, वो शिप का कलर दे चेंज्ड, जो पूरा आउट का कलर रहता है उन्होंने नाम एंड एवरीथिंग दे चेंज्ड, और उन्होंने उस ओके शिप को तुरंत ही किसी और कंट्री में रजिस्टर करवा दिया। अगर लाइक उनका कुछ ओके था कि वो टैक्स उनसे, उनके पास ऐसा कुछ आया था कि दे नीड टू पे दिस मच टैक्स, या वो पर्टिकुलर जो शिप थी कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी बाय एनी चांस। तो ओके ऐसा था कि उन्होंने वो सारी चीज़ें चेंज कर दी कि उसका लाइक एवरीथिंग दे चेंज, उसका जो का आउटडोर का जो पूरा कलर था वो पूरा चेंज कर दिया, और जो शिप का नेम, रजिस्टर्ड नंबर, एवरीथिंग दे चेंज। सो एक्चुअली लाइक ये भी होता है शिपिंग इंडस्ट्री में। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। बिकॉज अगर आपको फ्लैग्स शिप का इवन कलर चेंज करना हो या फिर शिप का नाम और स्पेशली जो नेम बोला आपने राइट। वो अगर चेंज करना हो कभी भी, तो आपको पहले वो जो फ्लैग स्टेट है, पनामा है या फिर मजूरो है या सिंगापुर है, तो वो आके आपका शिप थॉरोली इंस्पेक्ट करता है ओके। कि सब ठीक है नहीं है, उसके बाद ही अप्रूवल और जो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंटेशन सारा दिया जाता है, और उसके बाद ही आप नाम चेंज कर सकते हो। वो राइट। इतना इजीली आप ये नहीं तो कर सकते। एक्चुअली मैंने मूवी में देखा था, माइट भी वो ऐसा कुछ था, ओके हेस्ट वाला मूवी था, सो उसमें हो सकता है ये पॉसिबल कि चलो दे वर जस्ट टेकिंग लिबर्टी क्योंकि मूवी है। बट यस, अगर शिप का कलर भी चेंज करना है सो इवन दे नीड अ परमिशन फॉर दैट। नॉर्मली जो शिप का कलर होता है वो शिप ओनर्स डिसाइड करते हैं, ओके। एंड सम ओनर्स लाइक मोस्ट ओनर्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि उनको कौन सा कलर चाहिए मतलब वो शिप पे। थीम बेस ही चलते जो तो उनका थीम है बहुत सालों से मोस्टली। या
सो नॉर्मली हम उनकी परमिशन के बिना नहीं चेंज कर सकते। राइट, एंड वी हैव सीन कि जितनी भी शिप्स है, चाहे वो क्रूज लाइनर्स हो, चाहे वो नॉर्मल मर्चेंट शिप्स हो, शिप का जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज बीन पेंटेड विथ रेड। सो उसके पीछे का साइंस है, लाइक व्हाई दैट इज बीन पेंटेड रेड? जो उसका पूरा बॉटम रहता है, जो नोज रहता है स्पेशली शिप का, एंड जो पूरा बॉटम रहता है। कि नॉर्मली शिप जैसे जैसे शिप पानी में रहता है, वैसे जो शिप का बॉटम पार्ट है उस पे ये लीचेस और एल्गे ये सब बहुत स्टिक होता है। राइट, तो उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मली इवन मुझे भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों है, बट आई एम हाँ, गेसिंग कि दैट इज द रीजन या पेंट बिकॉज आई हैव पेंट सीन किया वन जाता ऑफ है। द एक आई गेस डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी का कुछ था, जिसमें आई हैव सीन कि वो कुछ स्पेशल केमिकल्स मिलाते हैं उस कलर में टू प्रिवेंट वो वाली चीज के लिए। एंड वी हैव सीन, लाइक हैव यू सीन एनी नेवी शिप्स? जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाइक जो नेवी की शिप्स होती है, सो हैव यू लाइक कभी देखा है अपने पास से, लाइक अ क्लोज लुक विद योर आइज? या मैंने देखे हैं नेवी शिप्स विच कंट्री, एट लाइक सी देखे इंडिया हैं और मैंने। एनी अदर कंट्री? इवन इंडियंस देखे हैं और चाइनीज नेवी शिप्स भी देखे हैं। ओके, एंड ये भी है, ऐसा भी कुछ है ना कि आपकी जो कंट्री है वहां से लेकर 5 किलोमीटर तक का एरिया वो कंट्री का है, लाइक जो सी का एरिया रहता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स 5 किलोमीटर्स की रहती है, उसकी रेंज उससे भी ज़्यादा रहती है। नॉर्मली वो लाइक हर जगह ये रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं कि ओके, जो कोस्ट लाइन है वहां से कितना नॉटिकल माइल्स, शिप में जो टर्म है वो नॉटिकल माइल्स नॉटिकल यूज किया माइल्स, जाता है। ओके। या सो सो व्हाट इज एक्चुअली दैट इज नॉटिकल माइल्स? मतलब अगर लाइक हम नॉर्मली तो किलोमीटर्स और ये वाली चीज़ें ही जानते हैं, क्योंकि नॉटिकल माइल्स मुझे भी नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली कितना किलोमीटर होता है, 5 से 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू ओके। 1 नॉटिकल माइल्स इज रफली 1.8 किलोमीटर्स। 1.8 किलोमीटर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 नॉटिकल माइल्स, यानी कि अप्रोक्स 2 किलोमीटर हो गया इन टर्म्स या ऑफ दैट। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स। राइट, तो अभी यार, अभी हम कोई भी मूवीज देखेंगे या सीरीज देखेंगे, अगर कैप्टन बोल रहा है कि ये इतना नॉटिकल माइल दूर है, तो वी विल गेट टू नो कि यस ये इतना दूर है। दैट्स ग्रेट। या एंड यस, बहुत सारी चीज़ें यार पता चल रही है धीरे धीरे करके अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट फ्यूल जो कंज्यूम होता है इन दी शिप, तो वो कोई स्पेशल फ्यूल होता है या जो हम नॉर्मली व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वही फ्यूल यूज़ होता है वहाँ पे? नहीं, देर आर दो टाइप के फ्यूल्स होते हैं शिप पे। एक हैवी फ्यूल ऑयल होता है और एक डीजल ऑयल होता है। ओके, तो जो डीजल ऑयल होता है वो जब अराइवल डिपार्चर पे यूज किया जाता है। ओके, और बाकी जो शिप है वो हैवी फ्यूल ऑयल पे चलता है। हैवी फ्यूल ऑयल होता है, इट्स वेरी चीप। लाइक नॉर्मली इफ पेट्रोल इज 100 रुपीज अ लीटर, देन दिस हैवी फ्यूल ऑयल जो होता है वो 10 रुपए, लाइक 10 रुपीज पर लीटर ओ होता है। मतलब ऑलमोस्ट 90% उसका प्राइस डाउन रहता है। या 90%, बिकॉज इट्स वो जो होता है वो अनप्यूरिफाइड फॉर्म में रहता है। ओके, एंड उसको फिर प्यूरिफाई, जो मशीनरीज है वो सारा प्यूरिफाई करके ही उसे यूज किया जाता है, इसलिए उसका कॉस्ट ज्यादा कम रहता मतलब वो रॉ है इसलिए आपको इतने कम में मिल रहा है। है। यस, वो रॉ है इसलिए कम में मिलता है। राइट, एंड देखो जैसे कि नॉर्मली हम अगर कोई भी कार परचेज करते हैं या कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं, सो हम देखते हैं कि उसका जो फ्यूल टैंक है वो इतने लीटर्स का होता है। तो नॉर्मली लाइक ऑन एन एवरेज जो शिप का फ्यूल टैंक होता है वो कितने लीटर्स का होता है, या फिर हम मतलब इन इंटरनेशनल टर्म्स उसे क्या बोलते हैं, जो उसका स्पेस होता है जिसमें हम फ्यूल को सेव करके रखते हैं? शिप में मल्टीपल टैंक्स होते हैं। ओके, एक टैंक नहीं होता है फ्यूल के लिए, लाइक 4-5 टैंक्स होते हैं जिसमें हम फ्यूल स्टोर करते हैं। एक डीजल ऑयल का अलग टैंक रहता है और ये हैवी फ्यूल ऑयल का अलग टैंक होता है। और ये जो भी है इसके यूनिट्स टन्स में मेजर किया जाता है। टन्स इवन में, फ्रेश वाटर जो है शिप पे वो टन्स में मेजर किया जाता है गॉट दैट। और लीटर्स में नहीं। अच्छा ऐसा है, राइट। सो टन्स में यूज करते हैं ये वाला, मतलब टर्न्स ही यूज करते हैं वहां पर। या टन्स, टन्स, ओके, आई 1000 गॉट दैट, लीटर्स। ऑफ कोर्स। ओके। यस, एंड व्हाट अबाउट ये भी देखा है कि यार शिप जब डॉक होके स्पेशली फ्यूलिंग कर रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो वो फ्यूलिंग करने में ऑलमोस्ट 6-8 घंटे ले लेता है। इज इट ट्रू? यस, ये बंकरिंग ऑपरेशंस, जो जब भी शिप फ्यूल होता है तो उसको बंकरिंग ऑपरेशंस बोला जाता है। अच्छा, और उसमें टाइम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी टैंक्स होते हैं उनका स्टोरेज लाइक टन्स में रहता है। राइट, तो वो ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, उसको ज्यादा प्रेशर से ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस गैस, अगर कुछ भी, इफ एनीथिंग, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो भी जो भी ऑयल या फ्यूल जो भी हो रहा है वो पानी में गिरेगा। अच्छा, सो दैट इज वाई हम बहुत केयरफुल होते हैं वो ऑपरेशंस के वक्त, इसलिए भी टाइम टेकिंग हो जाता है वो ऑपरेशन। राइट। एंड ड्यूरिंग सी जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हैव यू सीन एनी एक्सीडेंट्स लाइक दैट, जो अगर कुछ जैसे कि दो शिप का कोलैप्स हो गई एक साथ या कुछ
समथिंग लाइक दैट फ्रॉम योर आइज, मतलब लाइव आपने देखा है कभी अभी तक की जर्नी में? नहीं मैंने अभी तक कोई भी कोलिजन नहीं देखा शिप का। राइट। एंड ऑफ कोर्स यार मतलब शिप एक ये पूरी अलग ही दुनिया है मस्त से, जो मराइन इंडस्ट्री दैट इज टोटली अ डिफरेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी चीज़ें एक एक स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करी जाती है, एक एक चीज़ वहाँ पर देखी जाती है। एंड व्हाट अबाउट द शिप्स लाइफ, जो नॉर्मली शिप्स होती है उनका लाइफ कितना रहता है? नॉर्मली जो शिप्स की लाइफ होती है वो 30-35 ईयर्स होती है, 30 and 35 ईयर्स, ओके। बट वो डिपेंड करता है कि आप उसका मेंटेनेंस कैसे करते हो उस पे। ओके। अगर आप उसे प्रॉपरली उसका डी रस्टिंग और पेंटिंग मेंटेनेंस कर रहे हो तो शिप की लाइफ अच्छी रहती है। ओके। एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि शिप कैसे मेटल से या फिर कहाँ पे बिल्ट हुआ है। अगर शिप चाइनीज बिल्ट रहता है तो उसकी लाइफ कम रहती है बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ मेटल यूज। ओके। बट अगर वही शिप है जो या जर्मन या जापानीज बिल्ट है, जब जर्मन जापानीज ये और कोरियन बिल्ट है तो उसकी लाइफ अच्छी रहती है, लाइक बिकॉज ऑफ वही है कि जो मेटल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज होता है इसलिए। राइट। एंड आई गेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉकयार्ड भी चाइना के पास ही है। यस, सबसे एंड बड़ा डॉकेट सबसे चाइना बड़ा के पास। डॉकयार्ड वहाँ पर है। एंड वी हैव सीन दिस वन पर्टिकुलर कंपनी लाइक एवरग्रीन की जो शिप्स होती है, लाइक दैट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर शिप है वो। एंड उसमें अराउंड कुछ मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें वो 24,000 ये कैरी कर सकती है कंटेनर्स एट अ सिंगल टाइम इन अ सिंगल लोड। मतलब हाउ, लाइक इफ जब हम एक वो कंटेनर को नज़दीक से देखते दैट इज टू ह्यूज फॉर अस इवन। एंड इतनी बड़ी शिप यानी कि 24,000, नॉट इवन हंड्रेड्स, 24,000 वो इतना कैरी कर सकती है। सो लाइक व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार इतनी बड़ी बड़ी शिप्स होती है, इतना बड़ा बड़ा इनका आई कैन से कि सेलिंग होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कंप्यूटराइज्ड वे में वर्क करता है। जैसे कि कुछ कंटेनर्स है, फॉर एन एग्जांपल आपको कुछ कंटेनर्स कुछ पर्टिकुलर कंट्री के लिए है, कुछ कंटेनर्स कोई दूसरी कंट्री के लिए। तो आपका वो जो आप जब आप उससे डॉक इन करते हो, यानी कि जब आप उससे पिकअप करते हो जहाँ से भी, तो आप उसको अरेंज भी उसी तरह से करते हो कि इसका दिस विल बी द लास्ट स्टॉप, इसका लास्ट स्टॉप है तो इसको हम सबसे बॉटम में रखेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, या नॉर्मली जो भी लोडिंग प्लान्स, जैसे लोडिंग प्लान्स और डिस्चार्जिंग प्लान्स होते हैं हमारे पास, और उसी के हिसाब से जो भी कंटेनर्स लोड होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं वो सारे उसी के हिसाब से होते हैं। ओके। एंड ये नॉर्मली शोर से ही बना हुआ आता है। ओके। तो हमें, हाँ, तो वी डोंट, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो शोर वाले आते हैं वही कंटेनर्स को लोड करते हैं और उसका लैशिंग लिया जाता है। तो और वो राइट। उसी तरीके से लोड किया जाता है कि जो पहले डिस्चार्ज करने कंटेनर्स वो ऊपर रहते हैं और जो लास्ट में करने वो नीचे रहते हैं। ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि यार जो मास्टर रहते हैं यानी कि जो कैप्टन रहते हैं, दे हैव मतलब उनके पास उनका कहने का ऐसा है कि अगर 1 डिग्री भी थोड़ा सा भी शिप इधर से उधर हो गया तो वो जहाँ जाना चाहिए था वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, मतलब पहुंचेगा भी इतना दूर कि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा अगर 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाता है। सो इज दिस थिंग ट्रू? यस, इट इज ट्रू, लाइक हाँ ये सच है, बिकॉज वो 1 डिग्री का डिफरेंस लॉन्गर ड्यूरेशन में, लाइक बड़े स्केल पे अगर आप देखो तो फिर वो बहुत डिविएट हो जाते हो आप पाथ से ऐसा। राइट। सो यस, दिस वाज इट। एंड हमने बहुत सारे ऐसे सीरीज देखे हैं, बहुत सारी ऐसी, मैं पर्सनली एक्चुअली शिप के वीडियोस बहुत देखता हूँ बिकॉज मुझे पसंद आता है ऐसे वीडियोस देखना। आई हैव रिसेंटली वॉच्ड, एक मैंने सीरीज देखा था वो कॉर्डिलिया जो क्रूज है, जो आई गेस उसका एक ओके। इंसिडेंट हुआ था जो आइलैंड के पास था। सो आई हैव पर्सनली ओके। वॉच्ड एवरीथिंग लाइक हाउ दे आर ऑपरेटिंग, वो उनकी कैसी ड्रिल्स हो रही है, कैसे वो फटाफट से इवैक्यूएट कर रहे हैं उसको। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट वो शिप काफ़ी महीनों तक उस शी शोर पे वहाँ पर ही रहा था। फिर उसको वापस से ओके। कंपनी ने, किसी स्क्रैप कंपनी ने परचेज किया। सो ये भी होता है कि शिप को कुछ पर्टिकुलर स्क्रैप कंपनी परचेज करती है जस्ट टू गेट द स्क्रैप आउट ऑफ इट। इज दिस हैपन्स? यस, ऐसा होता है। अगर शिप स्टेबल कंडीशन में नहीं होता, कुछ भी कभी इंसिडेंट होता है, तो शिप जो है वो अनफिट हो जाता है, मतलब वो वापस सी पे नहीं जा सकता अनलेस उसमें रिपेयर्स किए जा सके। राइट। तो स्क्रैप कंपनीज होती है जो उसे परचेज करती है। तो फिर इसमें जो ओनर्स रहते हैं उनको नुकसान नहीं होता? आई मीन लाइक उन्होंने तो कितने अरब डॉलर्स का वो पूरा शिप बनाया होता है। सो डू दे प्रीफर टू गो विद इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस भी रहता है? यस, जो भी शिप्स होते हैं वो कम इंश्योर्ड होते हैं बाय पीएनआई क्लब्स। ओके। और इसमें कमर्शियल, इस फील्ड में अगर कुछ भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो बहुत हैवी कमर्शियल लॉसेस होते हैं। ओके। तो इसलिए वो भी, जो भी इंसिडेंट होता है उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और उसके बाद ही जो है ये जो भी पीएनआई क्लब्स होते हैं जो शिप का इंश्योरेंस करवाते हैं वो अप्रूव करते हैं उस फीस को।
राइट एंड बहुत सारी चीज़ें आज जानने मिली यार कि शिप क्या होती है, किस तरह से शिप में वर्क किया जाता है एंड व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ मर्चेंट पर्सन की जो मर्चेंट नेवी में वर्क कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको दुनिया घूमने मिल रही है, आपको साथ साथ में एक्सप्लोर करने मिल रहा है, यू गेट टू नो लॉट मेनी न्यू थिंग्स ऑफ कोर्स, क्योंकि अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नई नई मिल रही है। So yes, that was really amazing talking with you, मानव, in this podcast. एंड बहुत सारी डिटेल्स हमने आज इस वीडियो में इस पॉडकास्ट से जानी, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखी होगी। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, अगर आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी, सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो ट्राई करेंगे, अगर आपके मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं सो वी विल आस्क मानव टू गेट बैक ऑन दी पॉडकास्ट अगेन, और फिर वो कमेंट्स का जरूर से हमें आंसर देंगे। एंड ऑफ कोर्स एज मानव सेड, ही विल बी सून प्रमोटेड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मानव ऑन दैट थैंक यू। आप जल्दी प्रमोट होने वाले ऑन योर आप जिस प्रोफाइल में है उसमें, एंड वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड बहुत ही मजा आया। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो, पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑफ कोर्स शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।